आज हम उस चेहरे को बेनकाब करेंगे जो राजनीति की चादर ओढ़कर हिंदू बेटियों की अस्मिता से खेल रहा था। नाम है अजफरुल हक। पहचान एआईएमआईएम नेता और काम हिंदू बनकर प्रेमजाल, फिर बलात्कार, फिर देह व्यापार। यह मामला किसी एक अपराधी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े संगठित अपराध और एक गंभीर साजिश का संकेत है। पुलिस की एफआईआर बताती है कि कैसे यह शातिर आरोपी अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवतियों को फंसाता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था और विरोध करने पर धमकियां देता था। 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे, 25,000 का इनामी अपराधी मुंबई के बांद्रा में छिपा बैठा था। और सवाल उठता है कि इतने केसों के बाद भी यह खुलेआम कैसे घूम रहा था। आज बस्ती पुलिस ने इसे पकड़ तो लिया है, लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? क्या इसके पीछे लव जिहाद का नेटवर्क, धर्मांतरण, सिंडिकेट या आतंकी फंडिंग की साजिश है? पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अजफरुल हक ने 300 हिंदू लड़कियों को झांसे में फंसाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए और उन्हें देह व्यापार के धंधे में ढकेलने की साजिश रची है। पीड़िता का दावा है कि यह एक संगठित नेटवर्क हो सकता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस मामले में केवल एक ही लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है और उसी के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस ने साफ किया है कि अभी आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और सभी पहलुओं की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। अगर पीड़िता के आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला सिर्फ शोषण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध से भी जुड़ सकता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि पुलिस निष्पक्ष, तेज और गहराई से जांच करे ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। फिलहाल सबकी निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने आरोपी सहित 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की और उन्हें जेल भेज दिया है। डिप्टी एसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि जांच जारी है और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने कहा कि अभी तक किसी और लड़की की शिकायत नहीं मिली, लेकिन अगर सामने आती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और 300 हिंदू लड़कियों के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। एआईएमआईएम बस्ती से जो खबर, जो एक नेता कहे जाने वाला आरोपी सबकी नजर में अब खटकने लगा है। एक अपराधी अजफरुल हक की हालांकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार ये अपने लोकेशन बदलता रहा, लगातार पुलिस से छिप छिपाकर भागता रहा, लेकिन अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ कई संगीन आरोप इसके ऊपर दर्ज है। एक तरीके से धर्मांतरण करना, खासकर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना और उसके बाद देह व्यापार के गंदे काम में उनको ढकेलना। कई संगीन आरोपों में इस पर मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही 25,000 का ये इनामी आरोपी, हालांकि पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर लिया और बाकी जो भी संगीन आरोप इस पर लगाए गए हैं, इन सब की जांच अब पुलिस कर रही है। बता दें आपको एक बार फिर से कि एफआईआर में इसके ऊपर 300 हिंदू लड़कियों के मामले में एफआईआर दर्ज है। साथ ही बस्ती पुलिस ने 8 आरोपियों को भी जेल भेजा है। अजफरुल हक अब पुलिस के गिरफ्त में है और इसके साथ ही साथ 8 अन्य सदस्य भी अब पुलिस हिरासत में है। शिकायतों पर हालांकि अब कार्रवाई हो रही है। और इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सभी गेस्ट जो हैं वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जितेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता राकेश पौधार जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता सुशील त्रिपाठी राष्ट्रीय मंच से वीएचपी जुड़े हुए हैं, सोहेब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हैं और बस्ती से संवाददाता, जैसे मैंने उनकी चर्चा की, जितेंद्र कुमार मेरे साथ बने हुए हैं। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत जो है मैं स्वागत करती हूं इस चर्चा पे। और सबसे पहले जो है मैं चाहूंगी एक बार स्क्रीन पे हमारे सभी मेहमानों को जो है दिखाया जाए। कांग्रेस जो है बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वीएचपी से जुड़े हुए हैं और साथ ही संवाददाता जो हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इन सभी से जो है हम चर्चा करेंगे और खासकर मुस्लिम स्कॉलर सोहेब सिद्दीकी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस चर्चा में। और सबसे पहले मैं संवाददाता के पास चलती हूं, जितेंद्र कुमार के पास। जितेंद्र, पूरा मामला ये जो एक निकल के आया है, फिलहाल पुलिस ने
असफरूल को गिरफ्तार किया है और बाकी 8 अन्य जो सदस्य हैं उनको जेल भेज दिया गया। एक बार ये पूरा मामला विस्तार से बताइए एक बार। जी, मुझे लगता है जितेंद्र आपका माइक म्यूट है। बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से अगर बात की जाए जो 300 वाला जो आंकड़ा कहीं ना कहीं बस्ती में जिस तरीके से आ रहा है कि हिंदू लड़कियों के साथ में उनको जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा था उन्हें, और उनको कहीं ना कहीं जो पीड़िता ने एक आरोप जिस तरीके से संगीन आरोप कहीं ना कहीं जो लगाया हुआ है कि उसको ये बताया कि जो 300 लड़कियां थी, 300 का जो टारगेट बताया उन्होंने, तो जो लड़कियां थी वो कहीं ना कहीं अपने जाल में उन्हें फंसाता था। और खासतौर पर एक बात इसमें खासतौर से याद देखी गई कि पीड़िता ने यह बताया कि वो अपने हाथों में कलावा बांधता था, माथे पे तिलक लगाता था, जिससे उसकी पहचान जो है मुस्लिम के तौर पर नहीं बल्कि हिंदू के तौर पर होती। तो वो अपने आप को हिंदू बताता था क्योंकि नाम जिस तरीके से अजहरुल हक प्रिंस है, तो प्रिंस कहीं ना कहीं हिंदू नाम भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो हिंदू नाम की वजह से जो लड़कियां थी वो उसके झांसे में आती थी और खास तौर पे वो ऐसी लड़कियों को टारगेट करता था जो वेल एजुकेटेड होती थी, या वो डॉक्टर्स हो या लॉ हो या किसी बिजनेस पर्सन से हो, ऐसी लड़कियों को वो टारगेट करने की बात जो है उस आरोपी ने यह भी बताया कि जो लड़की है वो लड़की का यह भी कहना है कि वो कहीं ना कहीं जो 300 लड़कियां या इससे भी अधिक हो सकती है, इससे कम होती है, उन लड़कियों को ये अपने झांसे में लेता था, झांसे में लेके उसको नौकरी के नाम पे अच्छी तनख्वाह देने के नाम पे कहीं ना कहीं इस तरीके से लालच देता था। अगर वो उसकी बात नहीं मानते थे तो उनको कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन की बात की जाती, लेकिन जब उसकी बात वो नहीं मानते थे तो उसे जो व्यापार में भी भेजने की बात कहते थे। तो पुलिस से कुल मिला के इस मामले में साफ तौर पर जो एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय उन्होंने साफ इस बारे में आज 2 बार उन्होंने बाइट दिया। उन्होंने साफ कहा कि एक ही तहरीर मिली है जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बाकी जो 300 के आधार की बात की जाएगा उसमें तलाश की जा रही है। जी ठीक है, मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं राकेश जी। राकेश जी, जो पूरा मामला निकल के सामने आया असफरूल के बारे में आपने सुना भी, जितेंद्र ने जिस तरीके से जो आंखों देखा बताया भी, एक तरीके से बताया जा रहा है कि आरोप यह भी लगा है कि 300 हिंदू लड़कियों को फंसाने का एक तरीके से धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट भी माना जा रहा है। क्या नजरिया रखते हैं आप? देखिए नंदिनी जी, ओबीसी साहब कहते हैं और उनके नेता कहते हैं कि बुर्का वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी, बुर्का वाली मेयर बनेगी, और हिंदू बेटियों की इज्जत लूटा जाता है उनके पार्टी के एक नेता के द्वारा। ये शर्मसार है। एआईएम के जितने भी नेता हैं ये सब लोग देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मैं ओबीसी साहब को कहना चाहता है कैसे कैसे लोगों को आप कार्यकर्ता बना। नंदिनी जी, मैंने पहले भी कहा ओबीसी साहब के नेता कहते हैं कि बुर्का वाली इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, बुर्का वाली मेयर बनेगी। क्या हिंदू बेटियों के साथ यह न्याय जो हो रहा है, क्या ओबीसी साहब क्यों नहीं आवाज उठाते? बुर्का वाली के लिए तो बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं बेटियों के साथ लव जिहाद की बात चल रही है, तो कहाँ है ओबीसी साहब? आप अपने ऐसे कार्यकर्ता बना रहे हैं कि हिंदुओं बेटियों के अस्मिता के साथ खेला जा रहा है और आप मजे से घूम रहे हैं और कहते हैं बुर्का वाली देश का प्रधानमंत्री बनेगी। ऐसा नहीं होगा। योगी जी की सरकार है, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अजफरुल हक हो, चाहे कोई भी हक हो, चाहे कोई मोहम्मद हो। ऐसा काम करेगा उसको जेल भेजने का काम करेंगे हम लोग। अब महिलाओं के अस्मिता पर हमला करना इनका कर्तव्य बन चुका है जी। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले का कर्तव्य बन चुका है। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, योगी आदित्यनाथ पताल से निकालकर जेल में भेजने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। आईएम के जैसे लोग ऐसे कार्यकर्ताओं को लाकर देश के अंदर कौन सी राजनीति कर रहे हैं? महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है, महिलाओं को तुष्टीकरण की राजनीति के भेंट चढ़ाए जा रहे हैं। हिंदू बेटियों के साथ आप 300 बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। ओबीसी साहब क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? ऐसे लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, एक बार की राजनीति करते हैं, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ओबीसी साहब कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं चल रही है जो मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के पार्टी के विचारधाराओं के द्वारा ये लोग आज भारत के अंदर अपनी पार्टियों को चलाने का काम कर रहे हैं और हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा। इसीलिए हमारा राजनीतिक धर्म बनता है, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक धर्म बनता है कि हम राजनीतिक धर्म को निभाते हुए किसी को हमारे सनातन के ऊपर अगर आंख दिखाएगा उसकी आंख निकालने का काम इस
देश के 80% ठीक जनता है। करेगी। जी, साथ राकेश में जी। भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है। ठीक, मेरे साथ सुशील त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय मंच विश्व हिंदू परिषद से। सुशील जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, विश्व हिंदू की तरफ से भी एक तरीके से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है, और या एक तरीके से मैं कहूं कि बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग कर दी गई है। क्या नजरिया रखते आप इस पूरे जो ये प्रकरण सामने निकल के आया पूरा? आपका माइक मुझे लगता है सुशील जी म्यूट है। जी सुशील जी, आप बोल सकते हैं। जी जी जी। जी नंदिनी, मुझे लगता है इसको इस छोटे परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई एक केस नहीं है, कोई एक विषय नहीं है, एक व्यक्ति या एक महिला का मैटर है नहीं। ये संगठित अपराध समूह है जी। जो इस विषय को बहुत ही गंभीरता से और बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे भाई राकेश पोद्दार जी यहाँ पर है, उन्होंने कहा है और हम उससे पूरी तरह सहमत है, और हमारी भी वही इच्छा है जो योगी सरकार कर रही है। लेकिन जब अपराधी संगठित होकर के काम करता है तो सरकार संगठित होकर काम करने में इतना समय क्यों लगा देती है? महाराष्ट्र में भी वही सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी वही सरकार है। दोनों स्थानों पर एक जैसी यंत्रणा लगा करके एक ही प्रकार से क्यों नहीं विषय किए जाते? जिस प्रकार से पीला पंजाब बाबा जी का बुलडोजर वहां चलता है, वैसे ही महाराष्ट्र में हमें उसकी कमी खलती है जी। ऐसा क्यों है कि अपराधी जब संगठित हो सकते तो सरकारें संगठित होकर इस पे पूरी तौर पे लगाम लगाने का काम क्यों नहीं करती? मुझे लगता है नंदिनी, एक मिनट, इसी चैनल पर एक बार विषय हुआ था तो एक मौलाना ने कहा था कि लव जिहाद, मुझे बताइए लव जिहाद करके कोई मुकदमा दर्ज हो तो, अगर आपको याद हो, मुझे वो ठीक से याद है। सोएब, ये जो पूरा मामला एक तरीके से निकल करके आया है, लोगों का कहना है कि जब किसी एक इंसान पे 20 से ज्यादा संगीन आरोप दर्ज हैं, तो फिर मुस्लिम समाज की तरफ से चुप्पी क्यों जो है लोगों ने साधी हुई है? देखिए नंदिनी जी, ऐसा है, ये मामला बहुत संगीन है जी, और इस पे जाहिर सी बात हम सबको आपको जागरूक होने की जरूरत है जी। देखिए, जिस तरह धर्मांतरण का मामला मंजरेआम पे आता चला जा रहा है, देखिए मैं हिंदू मुस्लिम रह के बात कभी नहीं करता हूँ, ये आप जानती भी हैं, और उससे मुझे मतलब नहीं है। हिंदुस्तान की जितनी भी बहू बेटियां हैं, कोई मेरी माँ है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी बेटी है, मैं सबका सम्मान करता हूँ और करता रहूंगा। जिस तरह आपने बताया 20 FIR, जाहिर सी बात है 20 FIR हो जाती बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो 300 FIR है। देखिए हक जो है लड़का वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जाहिर सी बात है अभी उस पर बयान जारी होंगे, उसने क्या क्या कहा है, कैसे कैसे मामले किए, इसके पीछे इनके हाथ है। तो मेरा यहाँ पे भी मानना है MIM से कोई मतलब ही ना रखा जाए। देखिए होता क्या है नंदिनी जी, जैसे टारगेट पे MIM का रखा जा रहा है, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूँ लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि किसी, एक सेकंड, नहीं बिल्कुल आप सही कह रही है, मैं फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत संगीन मामला है। उसमें मेरी भी कोई बहन बेटी हो सकती थी, हो सकती थी। तो कह रहे मतलब ना, शोएब सिद्दीकी अगर गलती करे तो आप जबरदस्ती जीशान जमशेद को इल्जाम ठहरा दे तो गलत बात है। मेरा कहने मतलब ये है, किसी फिलासफर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर चालें चलनी है तो शतरंज खेलो, इसके लिए रिश्ते मुनासिब नहीं। देखिए MIM के जो लीडर हैं ओवैसी साहब, उन पे इल्जाम भी लगता है कि भाजपा के आदमी है, बी टीम है। ये मैं समझता हूँ छोटा सा बहुत मेंबर होगा और उनको बुलाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मेरी यहाँ गुजारिश रहेगी नंदिनी जी आपके नेशनल चैनल से कि इसकी जांच बिल्कुल अंदर तक की जाए कि आखिर इसके हाथ बाहर तो नहीं कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे झांगुर बाबा भी आपको याद होगा कि छोटा सा आदमी था, कहाँ निकल गया। तो ये मुल्क ऐसा है जहाँ पे औरतों को दैविक दर्जा दिया गया है, मैं बिल्कुल मुखालिफ हूँ उसके। ठीक, जितेंद्र, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई सालों तक जो है इस पे मुकदमा दर्ज होता रहा, जो पीड़िता थी उन्होंने भी जो है इस पर मुकदमा दर्ज किया है। सवाल यहां ये आ रहा है कि आज इसको गिरफ्तार किया गया, कितने साल पहले से इस पर मुकदमा लगाया गया है, और जब आज पीड़िता ने अपनी शिकायत जो दर्ज कराई है, तो इससे पहले कितनी शिकायतें इसके ऊपर दर्ज थी? और देखिए नंदनी, पहले से इसके ऊपर अगर बात करें तो लगभग 21 मुकदमे पहले से दर्ज थे इसके ऊपर, लेकिन जो पीड़िता ने जो आरोप लगाया है, क्योंकि पीड़िता ने जो बताया जिस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा में दर्ज किया, लेकिन एक तरीके साथ देखिए जो पीड़िता से जो बात हुई थी 2022 में, उससे बात हुई नौकरी दिलाने के नाम पर, लेकिन पीड़िता ने यह नहीं बताया कि वो किस तरीके से उसे टॉर्चर करता था। अगर वो उसके आराम जो गोश्त की जगह बनाई जाती, जो आरामगाह था, अगर वो वहां नहीं जाती थी तो उसने ये बताया कि उसके परिवार वाले को भी टॉर्चर किया जाता था, उसको आने के लिए वो मजबूर किया जाता था। उसने ये साफ तौर से ये कहा है कि 300 लड़कियां थे। ये भी एक खास तौर पर नंदनी एक बात सामने आई है, पीड़िता ने ये बताया कि इसके जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं विदेश से भी इसके ताल्लुक रखते हैं। ये लड़कियों को वहां भी जिस परोसने के लिए देखता था
तो कहीं ना जी। कहीं मुकदमा ऑलरेडी बात की जाए तो हिस्ट्री शीटर कहीं ना कहीं ये था, 25,000 का इनामिया भी पुलिस ने घोषित किया था, और पूरे थाने पे जो पुरानी बस्ती है वहां पे एचएस पूरे तरीके से एक नोट चिपका हुआ है। तो स्वाभाविक बात है, हिस्ट्री शीटर का कई मुकदमे है, तो ऑब्वियसली बात है कि पुलिस ने कार्रवाई तो बड़ी की है, लेकिन जो मुकदमे इनके ऊपर पहले थे 25,000 का इनामिया घोषित था, और पुलिस जो है बस्ती से मुंबई जाती है, वहां से गिरफ्तार करके उसे बस्ती जी। लेके आती है। तो सवाल कहीं ना कहीं बना है कि जो पीड़िता ने जो आरोप लगाया है काफी बेहद संगीन मामला है, जो पुलिस पूरे मामले में इसके जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप चैटिंग है या वॉइस कॉल जी। रिकॉर्डेड है, जो चीजें वो सारे एविडेंस खंगाल रही है। अब पुलिस इसमें क्या नया बोल जाती है, क्या इसमें आगे कार्रवाई होगी, इसमें देखना होगा नंदनी। जी बिल्कुल। और सीधे चलते हैं बीजेपी प्रवक्ता के पास। जिस तरीके से जितेंद्र कुमार ने भी बताया कि हालांकि विदेशी जो है वहां से ताकतें जो हैं जुड़ती नजर आ रही हैं। सुशील जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने जितेंद्र को भी सुना, उन्होंने बताया कि एक विदेशी कनेक्शन भी जो है यहां पे निकल के सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस पूरे जो संगीन आरोप लगे उनकी जांच कर रही है, एक तरीके से आंतरिक सुरक्षा के नजरिए से भी इस पूरे मामले को देख सकते हैं। आपका माइक म्यूट है सुशील जी। नहीं आ रही? जी जैसे मैंने कहा, यह संगठित गिरोह है। जी। तो यह संगठित गिरोह सिर्फ देश और विदेश इन सब की सीमाओं से परे है। मैंने एक बार किसी के साथ छोटा सा मेरा वाद विवाद था, तो मैंने बात किया, जी। तो भाई ने कहा कि हम सभी मुसलमान कलमा से जुड़े, तो जी। हर एक पाप पुण्य के सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। उसकी बात में मुझे दम लगा, इसलिए मैं आज फिर कहता हूं कि जो लोग यहाँ पर वकालत करते हैं, एआईएम के नेता, जो भी सज्जन या अच्छे वाले मुसलमान या बुरे वाले मुसलमान, उन सभी को मैं कहता हूं सब एक कलमे से जुड़े। ये बात गलत है क्या? इसको किसी से पूछना। तो अगर ये बात सच है तो फिर उसके पाप से अपना कन्नी काट करके और अच्छा वाला और बुरा वाला करने की जरूरत नहीं होती है। और मैं कहता हूं कि जब इसी केस में आप देखिए, इस पर्टिकुलर इस केस में देखिए कि जब अजफरुल ने जो कुछ किया, उसके बाद जब वो लड़की उसके घर पर जाती है, तो उसके भाइयों ने भी उसके साथ वही सब दुष्कर्म किया। उसके बाद वीडियो बने गए, उसके बाद ब्लैकमेल किया गया। उसके बाद इसमें इनके मल्टीपल टास्क हैं। मल्टीपल टास्क कैसे है? तो एक लड़की पहले तो उसका धर्म भ्रष्ट करना, उसके बाद उसको अपने शोषण का शिकार बनाना, उसके बाद भूखे नंगे भेड़ियों के सामने उसको परोसना, उसके बाद कुल मिलाकर के किसी प्रकार से एक हिंदू की जननी कम होकर के आतताइयों को पैदा करने वाली एक माता बने। इस प्रकार का इनका जो षड्यंत्र है, ये मैं कह रहा हूं कि सरकार को इसके ऊपर बहुत गंभीर एक स्पेशल कानून लव जिहाद के ऊपर लेकर आना पड़ेगा। सभी प्रकार के जिहाद के ऊपर एक कानून की आवश्यकता है। उसमें लव जिहाद विशेष रूप से, जो कि मल्टीपल तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है सनातन को, मैं इसलिए कहता हूं सरकार को बहुत अधिक गंभीर होने की जरूरत है। और यह सिर्फ कोई बात और एक कोई केस नहीं है जी। इसमें सब कुछ शामिल हो सकता है, लेकिन कम से कम हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, शोएब के पास चलते हैं सीधा। शोएब, आपको नहीं लगता कि इस जो असफरुल जैसे तरीके के लोग हैं, जो इस तरीके का गंदा काम बैठ करके इस तरीके की गंदी मानसिकता जो है समाज में फैला रहे हैं, कि आपके भी समाज को जो है इन सब मामलों के ऊपर खुल करके आगे आकर के बोलना चाहिए? देखिए नंदिनी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि जब इस तरह के मामले आए तो जितना भी 1.5 अरब की आबादी हमारे हिंदुस्तान में, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए। हमारे महंत हो, आचार्य हो, या हमारे वहाँ आलिम हो या मौलाना हो, इन सबको मंदिराम पर आकर एक डिबेट देनी चाहिए। अगर डिबेट से गुरेज करते हैं, क्योंकि अक्सर ये मौलाना वगैरह डिबेट से गुरेज करते हैं कि क्रॉस क्वेश्चन ना कर दिया जाए, तो बाइट ही दें कि ये गलत है, इसके पीछे किस तरह के हाथ है। लेकिन नंदिनी जी, मैं एक बात ये भी कहता चलूंगा कि देखिए, ये जो हक है लड़का, इसके पीछे जाहिर से 25,000 का इनाम था। जाहिर सी बात है कितना मामला संगीन होगा। जिस तरह इसने मेरी बहनों के साथ जो जो अत्याचार किए हैं वो सब मालूम है, उसको मैं दोहरा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं होगी। इसके पीछे किनके हाथ है, मेरी गुजारिश रहेगी हुकूमत से भी कि इसके पीछे जांच की जाए कि किनके किनके हाथ है। और कहीं ना कहीं इसको, कहीं ना कहीं नंदनी जी आप गौर करिएगा, इसको कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट मिल रहा होगा। क्योंकि तो एआईएम पार्टी का ही सपोर्ट होगा जब पार्टी ने उसको रखा ही हुआ है। देखिए अब एमआईएम को आप टारगेट ले रही है, मैं उस पर जाने नहीं चाहता हूँ। नहीं, टारगेट क्यों? एआईएम पार्टी का ही तो था भाई। ना देखिए, वो होता मेंबर हो, विधायक हो, सभासद तो था नहीं, बहुत बड़ी चीज है, उसको आप बात कर देंगे बार बार कह के। उसको देखिए पीछे जांच करी जाएगी, किनके हाथ है, सबको नापा जाएगा। मैं खुद कह रहा हूँ। देखिए, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी आती है, देखिए वैसी साहब बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं मुंसिफ वाली बात कर रहा हूँ कि एमआईएम को बोलना चाहिए और वैसी साहब तक खबर पहुंचेगी। चूंकि आपके चैनल को मैं हमेशा तारीफ करता हूं, सुरेश भाई की भी आगे तारीफ करता हूं कि आप लोग
तभी हुई बात को मंजरेआम पे लाते हैं और लाती हैं, जो चीज दबाई जाती किसी वजह से। और 8 बजे अक्सर मैं डिबेट उनको दी, उनको मुबारकबाद दी। मैं बहुत खुश होता हूँ इस बात पे और मैं उसके खिलाफ हूँ। जहां तक मैं एडवोकेट हूँ, मेरे लाख भी खिदमत बताइएगा। लेकिन नंदिनी जी, यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि अगर आप गौर करिए, कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री बहुत सख्त हैं। जब से वो वजीर आला बने उत्तर प्रदेश के, लगभग 10.5 साल हो रहे हैं, तो इस तरह के मामले बहुत कम हो रहे हैं और बड़े बड़े बदमाश जो है गोशानशी हो गए हैं, नहीं निकल के आ पा रहे हैं सामने। कुछ लोग तो जेल चले गए। लेकिन आप देखिए, कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी आती है। अब 300 मेरी बहनें, आप समझिए बहुत बड़ी बात हो गई। आप बताइए, एक मामला भी अगर मंजरेआम पर आता है तो तहलका मच जाता है। सरकार में फौरन सुनवाई होती है, चाहे वो कोई समुदाय की लेडीज हो। लेकिन 300 एफआईआर हो गई, उसके बाद मंजरेआम पे बात आई, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ शुएब सिद्दीकी पर सवाल निशान लगता है। सिस्टम पे कहने के सवाल निशान लगता है कि आखिर हमारी बहन को साथ जाती होती रही। अब आप बताइए, भी आप ही के एक बता रहे थे राइटर कि वो जब घर गई तो उनके भाइयों ने भी उसके साथ वही सलूक किया। अब आप बताइए, मैं कैसे कह दूं, मुझे खुद तकलीफ हो रही इस बात की, क्योंकि मेरी भी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी भी है। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री योगी जिससे कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और कहीं ना कहीं जहां ढिलाई बरती गई है, वो ढिलाई पर अधिकारियों को भी सख्त से सख्त उनके पर कार्रवाई की जाए, उनको वार्न किया जाए कि इस तरह के मामले जब मंजरेआम पर आ जाते हैं, मेरी बहू बेटी के साथ अत्याचार हो जाता है, तब आप लोग क्यों जागते हैं? आप तनख्वाहें किस तरह की लेते हैं? 7वां वेतन उठा रहे हैं आप, 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह उठा रहे हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। इधर हफ्ता ले रहे, उधर हफ्ता ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी घेरे में आता है। मैं मुख्यमंत्री की तारीफ देता हूँ और मैं वेलकम करता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि मैं जबकि नहीं, प्रशासन तो अपनी कार्रवाई जी प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर ही रहा है, जांच तो पूरी जारी है। मैं आपसे एक जो है आपकी राय जानना चाहती हूँ, AIM पार्टी को लेकर के जानना चाहती हूँ, क्योंकि उसी पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जब किसी एक व्यक्ति पे 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, चाहे वो बलात्कार का हो, चाहे वो देह व्यापार का हो, धर्मांतरण का हो, पूरा सिंडिकेट एक बताया जा रहा है, विदेशी से जो है फंडिंग का मामला बोला जा रहा है, तो AIM की पार्टी ने उसे अब तक निकाला क्यों नहीं? उस पार्टी से किसी ने अब तक एकदम सामने आकर के उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। क्या आपकी राय मैं जानना चाहती हूं, बस कम शब्दों में। आपका माइक म्यूट हो गया मुझे लगता है शोएब जी। आवाज आ रही है? जी ठीक है, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। जी। लेकिन नंदिनी जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। मुझे बहुत अफसोस है अगर ये मामला कई दिन से चल रहा है, क्योंकि आज पहली डिबेट मैंने दी है, तो वैसी साहब को पहली फुर्सत में उसको निकालना नहीं चाहिए, बल्कि सजा देनी चाहिए उसको और हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री को फोन करना चाहिए कि मैं आपके साथ हूं। और चूंकि वो अरबपति आदमी है, कई कॉलेज चला रहे हैं, बड़े बड़े फंड चलाते हैं, तो जो हमारी बहनें परेशान हैं उनकी मदद करें वो आके। मैं तो खुद आपसे कह रहा हूं, वो खुद भी जाहिर है बैरिस्टर है, वकील है, करें, मैं आपके साथ हूं। लेकिन यहाँ पे बात ये आती, कहने की कमजोरी हमारी आपकी भी है। ओवैसी साहब को शाम तक बोलना चाहिए, वरना आप देख लीजिए जिस तरह लोग उनको कहते हैं कि वो धीरे धीरे फैल रहे हैं, कहीं सिमट ना जाए। क्योंकि जाहिर सी बात, अगर शुएब सिद्दीकी ने गलती की है तो समाज तो उसमें खींच के आएगा, मुस्लिम समाज, वो तो हम आप डिफेंस करते हैं आगे पूरे समाज क्यों ना कहिए। तो ओवैसी साहब को तो मंजरेआम पे कहना पड़ेगा, वो नहीं कहेंगे तो मैं कहूंगा। और जाहिर मेरी बहन बेटी है, मेरा दर्द है, और हक के पीछे जिन जिन के हाथ हो, नंदिनी जी मैं गुजारिश करूंगा चैनल के द्वारा, जिन जिन के हाथ हो, चाहे बाहर के हो चाहे लोकल हो, उनको बख्शा ना जाए। क्योंकि इस मुल्क में औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है, बहनों बेटियों को दिया है। जी सुशील जी। जी शोएब साहब अभी कह रहे थे कि इस मामले में AIM को न घसीटा जाए, तो ये पैरवी आप तो खुद ही कर रहे हैं उनकी, तो उनको पैरवी करने की जरूरत कहां है शोएब साहब? नहीं लगता आपको अगर विषय में गंभीरता है, अगर आपको विषय से पीड़ा है, तो आप जो तार्किक बात है वो करिए। आप तो स्वयं अभी कह रहे थे कि AIM को बीच में न घसीटा जाए। देखिए होता क्या है, बात समझ ले सर, आप हमारे बड़े हैं, पूजनीय है और कुछ सीखने की तरह से मैं आता हूं कि मैंने 100 पॉजिटिव बात बोली, उसको नहीं पकड़ा आपने, नेगेटिव बात पकड़ ली, तो कम से कम दिल खोल के बात करिए। मैं खुद कह रहा हूं, उसको पकड़िए, उसको सदाए मौत दीजिए, उसके पीछे जिनके हाथ हो उनको छोड़िए ना, यहां तक बाहर तक आप जाइए। हमने ट्रंप को घुटनों पर ला दिया, ट्रंप की हैसियत नहीं थी, मोदी जी ने ट्रंप को घुटनों पर ला दिया। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, मैं तो आपके साथ हूं। लेकिन आपने मक्खी वाला काम किया, गलती की पकड़ लिया आपने। चलिए सभी गेस्टों का मैं कहती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गेस्टों का मेरे साथ जुड़ने के। और फिलहाल असफरुल हक जो है इस समय पुलिस के गिरफ्त में है और जितने भी संगीन आरोप उसके ऊपर दर्ज हैं, अब हर किसी पहलुओं की जांच हो रही है।